दोस्तों, मैं दिवाकर सोनी स्वागत करता हूं आपका दिग्गज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी नवीन श्रृंखला जो कि समसामयिक बिंदुओं पर आधारित है, उसमें हमारा आज का बिंदु है नवीन राज्य निर्वाचन आयुक्त। हाल ही में राजेश्वर सिंह जी की नियुक्ति नवीन राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में की गई है। माननीय राज्यपाल श्री हरिभाऊ कृष्ण राव वागड़े के द्वारा राजेश्वर सिंह जी को राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। राजेश्वर सिंह जी जुलाई 2024 में रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। इनकी आखिरी पोस्टिंग जो थी रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में थी। देखिए, ये राजेश्वर सिंह जी हैं जो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि हाल ही में हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। आपको पता होना चाहिए कि राजेश्वर सिंह जी हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अब हम बात करें राज्य निर्वाचन आयोग की, स्टेट इलेक्शन कमीशन की, जिसको सामान्यतः प्रचलित भाषा में सेक कहा जाता है। SEC सेक कहा जाता है, जिसको सामान्यतः प्रचलित भाषा में। तो सबसे पहली बात, ये संवैधानिक आयोग है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संविधान में इसका जिक्र है, संविधान में इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज संस्थानों और नगरीय निकायों के चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। पंचायती राज संस्थानों के लिए अनुच्छेद 243 क और नगरीय निकायों के लिए 243 ZA। 243 के किससे रिलेटेड है? 243 के रिलेटेड है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने के लिए, जिसका स्टेट इलेक्शन कमीशन संबंध है। और नगरीय निकायों के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 243 ZA। संभावना कम होती है, लेकिन ये भी पूछे जा सकते हैं कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए कौन सा अनुच्छेद है सेक से संबंधित, वह 243 के। और नगरीय निकायों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 243 ZA। बड़ी रोचक बात यह है कि मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था। मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था हमारे राज्य निर्वाचन आयोग का। लेकिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1992 जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए किया गया, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993, 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्रमशः जो 1992 और 1993 के अंदर किए गए, उनमें सेक का प्रावधान रखा गया। इसके पश्चात राजस्थान में पंचायती राज कानून जो कि 1994 में लाए गए, उसकी धारा 120 के तहत भी स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया। ये जो धारा है ये पूछी जा चुकी है। राजस्थान पंचायती राज कानून 1994 की धारा 120 ये पूछी जा चुकी है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में कि राजस्थान पंचायती राज कानून की कौन सी धारा है? धारा 120 में सेक का प्रावधान है। योग्यता, अगर हम देखें कि योग्यता क्या होती है इनकी, जिनको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। एक बात और देख लीजिए इसमें कि जो हमारे कमीशन होते हैं, जो आयोग होते हैं, जो इलेक्शन करवाते हैं, वो आयोग, वो सामान्यतया दो तरह के आयोग हैं हमारे देश में। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन जो राज्यों के अंदर होते हैं, और एक नेशनल इलेक्शन कमीशन जिसके हम कहते हैं ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाल ही में जो अखबार की सुर्खियां बनी हुई है, बिहार का SIR कार्यक्रम, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कार्यक्रम, जो बिहार में काफ़ी तूल पकड़ रहा है, वो सब स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं करवा रहा है, वो करवा रहा है भारत का निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सिर्फ पंचायती राज और नगरपालिका के कानून, जो इलेक्शन है पंचायती राज संस्थाओं के और नगरीय निकाय जो संस्थाएं हैं, उनके जो निर्वाचन संबंधी कार्य हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित करवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विधानसभा और लोकसभा, मतलब आपके MLA और MP का जो चुनाव है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। इसके और प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये सब भी इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं।
अब हम बात करें कि योग्यता क्या है इनकी। जो भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनता है उनकी योग्यता होती है कि वो सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होते हैं। और किसके समकक्ष होना चाहिए, क्योंकि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बहुत सीनियर पोस्ट हो जाती है, तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मतलब मिनिमम प्रधान सचिव के समकक्ष होना चाहिए। किसके समकक्ष होना चाहिए? प्रधान सचिव के समकक्ष होना चाहिए। प्रधान सचिव के समकक्ष। पूछा जा सकता है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की योग्यता है वो निम्न में से किसके समकक्ष होती है? प्रधान सचिव या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के समकक्ष होती है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, हमारे राज्यपाल जो हरिभाऊ किशन राव वागड़े हैं उनके द्वारा किसकी नियुक्ति की गई? हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त की गई। और राज्यपाल क्योंकि स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते, राज्यपाल को किसकी सलाह पे काम करना होता है? राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है। इसलिए राज्यपाल हमेशा सीएम, एक तो चीफ मिनिस्टर और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन दोनों की जो भी इसको सलाह देंगे वो माननी होगी गवर्नर को। सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी सलाह देंगे वो माननी होगी काउंसिल ऑफ गवर्नर को। तो ये सलाह देते हैं कि किसको नियुक्त किया जाना है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि राज्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष या 65 वर्ष? सामान्यतया तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार कंफ्यूजन रहता है कि 5 वर्ष और 65 वर्ष का अर्थ क्या है। अर्थ ये है कि आप प्रधान सचिव के समकक्ष किसी व्यक्ति एक सीनियर आईएएस ऑफिसर जो सेवानिवृत्त हो चुका है उसको राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पे नियुक्ति देने जा रहे हैं। अब अगर हम सेवानिवृत्ति की तिथि से ही अगर उसको नियुक्त कर दिया जाता है, उस व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाता है, तो वो मैक्सिमम 5 वर्ष तक काम कर पाएगा, क्योंकि तब तक उनकी आयु 65 वर्ष हो चुकी होगी। और अगर जैसे जुलाई 2024 में राजेश्वर सिंह जी सेवानिवृत्त हुए थे और वर्तमान में उनको 16 सितंबर को उनको अपॉइंट किया गया है, उनकी नियुक्ति की गई है, तो वो 5 वर्ष तक नहीं जो है अपना सेवा दे पाएंगे, क्योंकि उनकी आयु उससे पहले ही 65 वर्ष हो जाएगी। तो 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष, इन दोनों में जो भी पहले हो, 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो, उनको वो इनका कार्यकाल रहेगा। याद रखिए, आई होप आपको क्लियर हो गया कार्यकाल 5 वर्ष ऑब्लिक 65 वर्ष का क्या मतलब है। वेतन भत्ते जो हैं इनके चीफ सेक्रेटरी के समान होते हैं, और 2017 से ये प्रावधान किए गए हैं कि इनके वेतन भत्ते जो है चीफ सेक्रेटरी के समान होते हैं। और ये रेजिग्नेशन, इस्तीफा, त्याग पत्र किसे दे सकते हैं? राज्यपाल को। फिर वापस से कि याद कीजिए आप कि इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की गई थी? राज्यपाल के द्वारा। ये अपना इस्तीफा किसको दे सकते हैं? इस्तीफा दे सकते हैं राज्यपाल को ही। अब जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग जो कि एक सदस्यीय आयोग है, इसके आखिरकार क्या क्या कर्तव्य होते हैं? सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि जो हमने प्रावधान पढ़े हैं संविधान में, उन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और अर्बन लोकल बॉडी के जो चुनाव हैं उनको चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की, राज्य निर्वाचन आयोग की। दूसरी बात, चुनाव क्षेत्रों की जो परिसीमन होता है, परिसीमन समझते हैं आप? परिसीमन एक शब्द है जो कि बार बार जो है सुर्खियों में आता रहता है। परिसीमन होता है डिलिमिटेशन, इंग्लिश में कहते हैं परिसीमन को डिलिमिटेशन। आप किसी भी नगर के या अथवा ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, तो वहाँ पे आपका एक वार्ड बना हुआ है, उस वार्ड का एक वार्ड मेंबर, जिसे आप सामान्यतया कहते हैं वार्ड पंच होता है, वार्ड मेंबर होता है। तो उस वार्ड की क्या बाउंड्री है? उस वार्ड की क्या बाउंड्री है कि एक्स मकान से लेके जेड मकान तक आपका एक वार्ड है, उसको डिफाइन किया गया है। ये डिफाइन करने का काम है स्टेट इलेक्शन कमीशन का। स्टेट इलेक्शन कमीशन ही बताएगा कि एक नगरीय निकाय में एक अर्बन एरिया में कौन से वार्ड का किस सीमा से किस सीमा तक उसको वार्ड कहा जाएगा, एक वार्ड की सीमा क्या होगी, इसको डिफाइन करने का काम, उसको निर्धारित करने का काम किसका है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का। इसके बाद आरक्षण होता है, जैसे कि सामान्यतया SC ST और फीमेल के लिए आरक्षण किया गया है, आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो किन किन सीटों पर SC ST और वुमन या महिला
फीमेल उम्मीदवार ही लड़ सकते हैं, उन सीटों का निर्धारण भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही किया जाता है। हमारी जब आप और हम वोट देने जाते हैं तो हमारी एक वोटर लिस्ट, जो भी चुनाव करवाने आती है टीम, उनके पास वोटर लिस्ट रहती है, जो फोटो युक्त मतदाता सूची होती है, जिसको कि समय समय पे अपडेट किया जाता है। समय समय पर अपडेट क्यों किया जाता है? समय समय पे अपडेट, जैसे किसी महिला की शादी हो गई तो वो एक निर्वाचन क्षेत्र छोड़ के दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में चली जाती है, तो दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम जोड़ा जाता है, और पूर्व जो उसका पीहर है उसमें से उसका नाम कट हो जाता है, इसलिए उसको अपडेट करना जरूरी है। या किसी भी जो मतदाता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका अपडेशन, उसका नाम हटाया जाना वहाँ से आवश्यक हो जाता है, तो इस समय समय पर अपडेशन चलते हैं। तो निर्वाचन सूची को तैयार करना और उसको अपडेट करना अर्थात अद्यतन करना, ये काम किसका है? ये काम भी स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। इसके अतिरिक्त जब भी कोई भी चुनाव होते हैं, सारे का चुनाव संबंधी जितना भी काम होगा वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही करवाया जाएगा, जिनमें कि चुनाव की तिथियों का निर्धारण, किस तिथि को कौन से चरण में, कितने चरणों में, किस तिथि को किस तिथि को चुनाव करवाए जाएंगे, पारदर्शिता पूरी जो है सुनिश्चित की जाती है कि चुनाव में पारदर्शिता रखी जाए। और एक टर्म आती है चुनावी आचार संहिता। कुछ लोग होंगे जो परिचित होंगे कि चुनावी आचार संहिता क्या होती है, और कुछ लोग हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि चुनावी आचार संहिता किसे कहते हैं। चुनाव कई बार सामान्यतः ये प्रचलित शब्द है कि बात करते हैं हम तो पता लगता है कि अभी कोई भी जो है काम नहीं हो सकता, अभी ट्रांसफर नहीं हो सकता, या अभी कोई विकास का काम नहीं हो सकता, अभी तो आचार संहिता लगी हुई है। आचार संहिता क्या चीज़ होती है? आचार संहिता होती है जब भी कमीशन, चाहे स्टेट का हो चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, मतदान की या चुनाव की तिथियों का निर्धारण कर देते हैं, चुनाव की तिथियों को सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता देते हैं, तो उसी दिवस से आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। आचार संहिता प्रभावी होने का कारण ये है कि राजनीतिक दलों को के अभ्यर्थियों को राजनीतिक दल के अभ्यर्थियों को एक अनुशासित वातावरण में रहते हुए अपना प्रचार प्रसार करना, जिससे कि अप्रिय घटनाएं नहीं हो, यही चुनावी आचार संहिता होती है। मतलब हमारे आचरण, किस तरह से हमको आचरण करना है, इसकी संहिता है, इसका कोड है ये। ओके, अब राज्य निर्वाचन आयोग है, चुनाव से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो फ्रीडम है उसको हमें फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। अगर फ्रीडम नहीं देंगे तो ये पॉलिटिकली प्रभाव में आ सकता है। तो राज्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं उनको पॉलिटिकल प्रभाव से मुक्त रखने के लिए फ्रीडम दी गई है, और इनको हटाने के प्रावधान वही रखे गए हैं जो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के प्रावधान होते हैं। अब हाई कोर्ट के न्यायाधीश को ये जो अगर हम बात करें इसकी, तो अनुच्छेद 243 ZA पंचायती राज की जो संवैधानिक प्रावधान है उसमें अनुच्छेद 243 ZA के अंतर्गत राज्यपाल में लिखा गया है कि राज्यपाल उसी प्रक्रिया और आधार पर राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाएगा जिस आधार पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश को किन आधारों पर हटाया जाता है? एक तो सिद्ध कदाचार के आधार पे, और एक अक्षमता या असमर्थता के आधार पे, और फिर उसके बाद संसद में विशेष बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। तो इस प्रक्रिया टफ रखने का कारण यही है ताकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से राज्य निर्वाचन आयुक्त को मुक्त रखा जा सके। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आता है, जो कि आरपीएससी बार बार हमारी परीक्षा लेती है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको याद रखना बहुत टिपिकल है। पूछा यह जाता है कि निम्न में से कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं, भूतकाल में नहीं रहे हैं। तो पूरी लिस्ट दी गई है राज्य निर्वाचन आयुक्त की, और हम कोशिश भी करेंगे एक बार राज्य निर्वाचन आयुक्त की। अगर 3 नाम नहीं है पूछ लिया जाता है तो आपको तीनों नाम से परिचित होना आवश्यक है, ताकि आप ये पता लगा सकें कि उनमें से कौन सा एक नाम वो है जो राज्य निर्वाचन आयुक्त का नहीं है। यहाँ पे हम थोड़े भाग्यशाली हैं कि सिर्फ राजेश्वर सिंह जी को मिला के सिर्फ 8 ही अभी तक राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो जुलाई 1994 में तो अस्तित्व में ही आया है। राज्य निर्वाचन आयोग जुलाई 1994 में अस्तित्व में आया है। इस वजह से अभी तक 8 ही राज्य निर्वाचन आयुक्त हुए। पहले कौन से हैं? पहले हैं अमर सिंह राठौड़। अगर इनके आपको डेट्स याद नहीं रहती है तो
सन भी याद रहेगा तो चलेगा, क्योंकि अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है हमसे कि इनको कालानुक्रमिक व्यवस्था में जमाइए, तो कालानुक्रमिक पूछा जाएगा कि ये 3 नाम ले दिए और इनका जो है तीनों का कि अशोक कुमार पांडे, इंद्रजीत खन्ना और राम लुभाया, अशोक कुमार पांडे, इंद्रजीत खन्ना, या इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे और राम लुभाया। तब हमको पता लगा कि इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे और राम लुभाया ये क्रम सही है। कालानुक्रमिक अगर क्रम पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको सन याद होना आवश्यक है। अमर सिंह राठौड़ जो कि 1 जुलाई 1994 से 2000 तक, NR भसीन जो कि 2000 से 2002 तक, इंद्रजीत खन्ना जो कि 2002 से 2007 तक, अशोक कुमार पांडे 2008 से 2013 तक, राम लुभाया कमेटी के बारे में आपने सुना होगा। राम लुभाया, आप कमेंट करके बताएंगे कि राम लुभाया समिति किस मुद्दे पे बनी थी। हाल ही में एक ज्वलंत मुद्दा है जो अभी तक भी चल रहा है, राम लुभाया समिति के बारे में, जो हमारे माननीय भूतपूर्व CM अशोक गहलोत के टाइम पे बनी थी। राम लुभाया समिति किस विषय से संबंधित है, कमेंट करके बताएंगे आप। राम लुभाया समिति 2013 से 2017 तक, प्रेम सिंह मेहरा 2017 से लेकर 2022 तक। देखिए लगभग इन्होंने 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण किया है प्रेम सिंह जी मेहरा ने। इसके बाद जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं यहाँ से, मधुकर गुप्ता 2022 से लेकर 2025 तक, और ये अगस्त आ गया, 16 सितंबर आएगा। 16 सितंबर को राजेश्वर सिंह जी। कौन कौन से हैं? अमर सिंह राठौड़, NR भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता, राजेश्वर सिंह। इसी ऑर्डर में याद करने की कोशिश करेंगे। बोलिए आप। अमर सिंह राठौड़, NR भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता और राजेश्वर सिंह। अमर सिंह राठौड़, NR भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता और राजेश्वर सिंह। 16 सितंबर को हाल ही में कौन हुए? राजेश्वर सिंह के पहले कौन थे? मधुकर गुप्ता पहले कौन थे? प्रेम सिंह मेहरा के पहले राम लुभाया समिति के बारे में आपको बताना है। उसके पहले कौन था? अशोक कुमार पांडे। उनके पहले कौन थे? इंद्रजीत खन्ना, NR भसीन और अमर सिंह राठौड़। तो कमेंट करके बताइए आप राम लुभाया समिति किससे संबंधित थी। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए दिग्गज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।